हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के दौरान फॉर्म 16 की मदद से असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्म 16 के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि फॉर्म 16 में डिटेल्स किस तरह से मेंशन की होती हैं। तो सबसे पहले फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। तो पार्ट ए में होती है दोस्तों एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन, और पार्ट बी में होती है सैलरी की इन्फॉर्मेशन। उसमें आपको कितना सैलरी मिला है, कितना आपके एग्जाम्शंस हैं, कितने आपके डिडक्शंस हैं, और कितना आपने उसके ऊपर टैक्स पे किया। ये सारी डिटेल्स पार्ट बी में होती हैं। तो पहले मैं आपको पार्ट ए दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है फॉर्म 16 का पार्ट ए। अब पार्ट ए में क्या होता है, पैन ऑफ डिडक्टर, उसके बाद टैन ऑफ डिडक्टर, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे असेसमेंट ईयर दिया होता है, किस असेसमेंट ईयर के लिए आपका ये फॉर्म 16 बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कब से कब तक उसमें ड्यूरेशन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जैसे कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 और 25 के लिए होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे कितना कितना टीडीएस क्वार्टर वाइज पे किया। यहाँ पे क्वार्टर वन में कितना पे किया, क्वार्टर टू में कितना किया, क्वार्टर थ्री में और क्वार्टर फोर में। यहाँ पे फिर लास्ट में यहाँ पे टोटल अमाउंट, टोटल टीडीएस कितना पे किया, यहाँ पे 83,000 पे किया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे नीचे जो टीडीएस डिपॉजिट किया, किस बैंक के माध्यम से डिपॉजिट किया, उसका बीएसआर कोड क्या था, उसका किस डेट में पेमेंट किया, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और उसके बाद जो चालान सबमिट किया, उसका सीरियल नंबर क्या था। तो दोस्तों, ये डिटेल्स तो होती है फॉर्म 16 के पार्ट ए में। अब दोस्तों, देख लेते हैं फॉर्म 16 का पार्ट बी। तो पार्ट बी में दोस्तों, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर होता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय होता है, जैसे कि खुद का आपका यहाँ पे एड्रेस होगा। उसका दोस्तों, पैन ऑफ डिडक्टर सेम जो फॉर्म 16 के पार्ट ए वाले पोर्शन में था, वही सेम यहाँ पे पैन ऑफ डिडक्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम यहाँ पे असेसमेंट ईयर, और उसके बाद फ्रॉम टू, कब से कब तक का फॉर्म 16 बना हुआ है। कभी कभी क्या होता है, आप कंपनी को स्विच करते हो तो कम ड्यूरेशन का भी हो सकता है। जैसे आपने किसी एक कंपनी में अगस्त से लेकर सितंबर महीने तक जॉब किया, तो उसका आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा। तो उसमें यहाँ पे वो ड्यूरेशन भी दिया होगा। उसका दोस्तों, यहाँ पे वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 से जो बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, वो हो जाएगा न्यू टैक्स रिजीम है। यदि आप ऑल टैक्स रिजीम में आपका फॉर्म 16 जनरेट हुआ है, तो आपका यहाँ पे यस आएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो आएगा। उसका दोस्तों, ग्रॉस सैलरी यानी कि टोटल सैलरी आपकी कितनी थी, जो कि आपको एम्प्लॉयर से मिली है। तो यहाँ पे 10,83,077 टोटल सैलरी आपको एम्प्लॉयर द्वारा यहाँ पे मिली है। उसका दोस्तों, यहाँ पे लेस अलाउंस टू दी एक्सटेंट एग्जाम अंडर सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 के जो एग्जाम्स हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इस फॉर्म 16 में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल अमाउंट एनी अदर एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10 कितना है, 21,600। तो 21,600 लेस होने के बाद द अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर कितना होगा, यहाँ पे 10,61,477। उसका दोस्तों, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं 50,000 के, जो कि एक सैलरी पर्सन के लिए होते हैं। तो यहाँ पे 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस दिए हुए हैं। उसका दोस्तों, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 2500 का है, तो ये भी लेस होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे टोटल स्टैंडर्ड डिडक्शंस को मिला करके यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 हो गया 52,500। अब ये लेस होने के बाद 52,500, तो यहाँ पे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी अमाउंट आ गया 10,08,977। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे डिडक्शंस की। तो चैप्टर 6 के डिडक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चैप्टर 6 के डिडक्शंस यहाँ पे 80C में इनका जो डिडक्शंस है, वो है 70,501 के। उसके बाद यहाँ पे 80CCD 2 में इनके डिडक्शंस हैं 1,09,114 रुपीज़ के। यहाँ पे 80CCD 2 में डिडक्शंस दिए हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों, यहाँ पे 80CCD 2 के और 80C के डिडक्शंस टोटल हो जाते हैं चैप्टर 6 के डिडक्शंस 1,74,415। जब हम इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड ऑफ सैलरी में से इस अमाउंट को, यहाँ पे जो इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड ऑफ सैलरी से आया था, ये जो अमाउंट, इसमें से ये जो डिडक्शंस वाला अमाउंट है, इसको लेस कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम निकल करके आ जाती है, जो कि इस फॉर्म 16 के केस में है 8,34,562। अब इसके ऊपर ऑल टैक्स रेजिमे के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स चार्ज किया हुआ है, तो यहाँ पे टैक्स हो जाता है 79,412। इसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, उसका अमाउंट हो जाता है यहाँ पे 3,176। तो इस अमाउंट को प्लस इस अमाउंट को जब हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हो जाता है
82,588 पेएबल अमाउंट आ जाता है दोस्तों। और यहाँ पे पार्टी में आप देख चुके हो एम्प्लॉयर ने कितना टीडीएस पे किया था, यहाँ पे 83,000 का एम्प्लॉयर ने टीडीएस ऑलरेडी पेड है। तो दोस्तों अब चलते हैं कैसे आईटीआर फाइल करना है। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और आपने इनकम टैक्स की साइट पर जाना है www.incometax.gov.in। वहाँ पे आपने अपनी लॉगिन डिटेल्स को फिल करना है। लॉगिन डिटेल्स को फिल करने के बाद आप इस तरह से इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे फाइल नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर 2024-25 जो कि करेक्ट है, आपको यही सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, यहाँ पे ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यदि आप सैलरीड पर्सन है तो आपके केस में यहाँ पे इंडिविजुअल आएगा। यदि आप एचयूएफ हैं तब आपको एचयूएफ को सिलेक्ट करना होता है और अदर्स के केस अदर सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना है। आईटीआर फॉर्म को दोस्तों सिलेक्ट करने से पहले आपको बहुत ही ध्यान रखना है, आपको आईटीआर फॉर्म अपनी इनकम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। अभी के लिए यहाँ पे आईटीआर 1, 2 और आईटीआर 4 फाइल होना स्टार्ट हुए हैं। कुछ टाइम पीरियड बाद आईटीआर 3, 5, 6, 7 भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों जो आईटीआर 1 होता है, जिसमें मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए होता है जिनकी इनकम बिलो 50 लाख रुपीस है और जो रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं। साथ ही दोस्तों आईटीआर 1 में आप इंटरेस्ट इनकम के लिए फाइल कर सकते हो और यदि आपने म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं, कुछ सेल आउट नहीं किए हैं या फिर आपने स्टॉक्स में ट्रेडिंग किया है लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ परचेज किया है, इंटायर ईयर के दौरान आपने कोई भी स्टॉक्स सेल आउट नहीं किए हैं, तब भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। और यदि आपकी इनकम एग्रीकल्चर से है लेकिन अप टू 5,000 तक की है, तब भी आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि आईटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है। बाकी के अदर आईटीआर फॉर्म्स के लिए कौन फाइल कर सकता है, कौन नहीं फाइल कर सकता है, उसके लिए वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे उस वीडियो को चेक कर लेना। अब दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि तो दोस्तों यदि आप गलत आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करते हो तो होगा क्या, हम जैसे कि आईटीआर 1 फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं और हमारी अदर सोर्सेज से भी इनकम है। फॉर एग्जांपल मैंने मार्केट में ट्रेड किया जिससे मेरे को 50,000 या 1 लाख की इनकम अर्न हुई। अब मैंने जो आईटीआर 1 फॉर्म फाइल किया उसमें मैंने उस इनकम को शो नहीं किया, क्योंकि आईटीआर 1 में आप मार्केट में जो ट्रेड किया है कैपिटल गेन्स की रिपोर्ट आप नहीं कर सकते, या फिर किसी अदर सोर्सेज से आपकी कोई इनकम है आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया आईटीआर फॉर्म में, तो माना ये जाएगा कि आपने अपनी इनकम को हाइड किया है और आपके ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी जब आपका आईटीआर प्रोसेस होगा। क्योंकि डिपार्टमेंट के पास तो आपका डेटा है, आपका जो भी डेटा है आपके पैन से लिंक है। आप चाहे ट्रेड करो, चाहे आप कोई भी कैश डिपोजिट करो, कैश विड्रॉल करो, हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेबल है और वो रिकॉर्ड होता है। उसकी डिटेल्स जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन करते हो वो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सेंड कर देता है। तो इसलिए आपको आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करने से पहले बहुत ही ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आईटीआर 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड विद आईटीआर 1 को क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पर क्लिक करना है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो भी प्रीफिल डेटा आता है वह एक्यूरेट 100% नहीं है। आप आईटीआर को फाइल करने से पहले आप फॉर्म 26AS, AIS, TIS, फॉर्म 16 अदर इनकम सोर्सेज से जो भी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि बैंक पासबुक, उसमें आपकी इंटरेस्ट इनकम मिल जाएगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट जिससे आपकी कैपिटल गेन्स की रिपोर्ट मिल जाएगी। तो बाकी सारा डेटा जैसे कि फॉर्म 16 आपको सब डेटा को समराइज करना है, उससे आपकी एक्चुअल इनकम को मैच करना है, तब जाके आपको आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको ओके कर देना है। अब दोस्तों स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे रिटर्न समरी के अंदर टोटल आईटीआर के 5 शेड्यूल्स हैं। इन शेड्यूल्स को हमें 1 बाय 1 करके फिल करना है। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो सबसे फर्स्ट में आता है यहाँ पे वेरीफाई और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसमें आपको मिल जाएगा आपका नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर। इनको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। इसमें आप एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हेड आ जाता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना है। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब आपको सेकंड ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना है। यदि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी में काम करते हैं तब आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। उसका दोस्तों यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं तब आपको इसको सिलेक्ट करना है। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। यदि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज के पेंशनर हैं तब आप इसको सिलेक्ट करना है और अदर पेंशनर के केस में आपको इसको सिलेक्ट करना है। और
यदि आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपको यहाँ पे अदर्स को सिलेक्ट करना है, और यदि आप फैमिली पेंशन लेते हैं उसके लिए आप आईटीआर फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल इसको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सैलरी पर्सन का आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, वह एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे मैं अदर्स को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट हेड आ जाता है फाइलिंग सेक्शन। फाइलिंग अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, यदि आप बिफोर ड्यू डेट, तो असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए जो ड्यू डेट है वह है 31 जुलाई 2024। तो यदि आप उससे पहले फाइल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये चेक आएगा, और नहीं आ रहा है तो आपको इसको चेक करना है। और दोस्तों 139 सबसेक्शन 4, यदि आप 31 जुलाई 2024 के बाद आईटीआर फाइल करते हो तो आपको यहाँ पे 139 सबसेक्शन 4 को सिलेक्ट करना है। उसका दोस्तों 139 सबसेक्शन 5, जब आपने एक बार 139 सबसेक्शन 1 में आईटीआर फाइल कर दिया, अब आपको लगा कि मेरी कुछ इनकम या एग्जम्पशंस या फिर डिडक्शंस की डिटेल मिस हो गई, या मैंने रिपोर्ट नहीं की, या मैंने एक्स्ट्रा रिपोर्ट कर दी, तो यहाँ पे आप उसको रिवाइज कर सकते हो 139 सबसेक्शन 5 में। उसके बाद दोस्तों 119 सबसेक्शन 2 ब्रावो, ये होता है आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले। कंडोनेशन ऑफ डिले दोस्तों होता है यदि आप किसी कारणवश आईटीआर फाइल करना भूल जाते हो, या आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, उसके बाद ड्यू डेट्स निकल जाती है, आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं करते हो, जब आईटीआर फाइल करना बंद हो जाता है उस असेसमेंट आपको असेसिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी होती है। यदि वो आपको अलाउ कर देता है तो एक लेटर नंबर देता है, उसके बाद आपको यहाँ पे 1192 ब्रावो में आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यदि आपको कोई नोटिस आया तो उसके रिस्पॉन्स में आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आपको इन ऑप्शंस को ऑप्ट आउट करना होगा। उसके बाद दोस्तों यदि आप 139 सबसेक्शन 5 में आईटीआर फाइल करोगे तो आपको यहाँ पे जो आपने पहले 139 सबसेक्शन 1 में जो आईटीआर फाइल किया है वो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपको यहाँ पे ओरिजिनल डेट ऑफ फाइलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बीएससी सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिमेंट। तो दोस्तों जो मैं आपको आईटीआर फाइल करके दिखाने वाला हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा ऑल टैक्स रेजिमे के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मेरे पास फॉर्म 16 है वो है ऑल टैक्स रेजिमे के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे यस करना होगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं 115 बीएससी सबसेक्शन 6, यदि आपकी बिजनेस इनकम है या पीजीपीवी से इनकम है तो आपको यहाँ पे इसके लिए फॉर्म 10 आईईए फाइल करना होगा ऑल टैक्स रेजिमे में, यदि आपको आईटीआर फाइल करना है। तो उसके लिए भी जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप इनके नॉर्मल इनकम है, बिजनेस इनकम नहीं है, पीजीपी बेस इनकम नहीं है, तो आपको ऑल टैक्स रेजिमे आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 10 आईईए फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे यस पे चेक करोगे और आगे प्रोसीड कर सकते हो। उसका दोस्तों यहाँ पे बैंक डिटेल्स में यदि आपने पहले से कोई बैंक अकाउंट ऐड किया है तो आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट आ जाएगा। यदि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट प्री वैलिडेट, और यदि आपका रिफंड बन रहा है तो आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो प्री वैलिडेट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यदि आप कोई अदर बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक कर सकते हो। दोस्तों यदि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हो रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो आप हमारा हाउ टू वैलिडेट बैंक अकाउंट का वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों नीचे आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेड्यूल है वो फिल हो चुका है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट शेड्यूल पे चलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम और सैलरी एग्जम्पशंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी एग्जम्पशंस सब सेक्शन 10 में एप्लीकेबल होते हैं, जो आपकी फॉर्म 16 में आपके एम्प्लॉयर द्वारा एग्जाम्प्ट किए गए हैं, आप उनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 आई में दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस, ये जो अलाउंसेस होते हैं इनकी आप एग्जम्पशंस यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। आप यहाँ पे यस पर चेक करके उसका अमाउंट यहाँ पे फिल करके आप यहाँ पे एग्जम्पशंस ले सकते हो। मेरे केसेस में ये सारे एग्जम्पशंस अवेलेबल नहीं है तो मैं इनको क्लेम नहीं करूँगा। जैसे कि देखो यहाँ पे एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लीव ट्रेवल अलाउंसेस, और यहाँ पे अदर एग्जम्पशंस, जब यहाँ पे आप यस पर क्लिक करोगे तो बाकी के जो रिमेनिंग अदर एग्जम्पशंस हैं वो भी आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आगे फॉर्म 16 के मुताबिक जो एग्जम्पशंस हैं उनको मैं यहाँ पे फिल करूँगा। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई योर इनकम सोर्सेज डिटेल। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो आपका ग्रॉस सैलरी है, चाहे वो एक कंपनी से हो चाहे वो दो कंपनी से हो, उन सब का टोटल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो उसके लिए आपको हो सकता है यहाँ पे प्रीफिल डेटा भी मिल जाए, नहीं तो आपको यहाँ पे एडिट पर जा करके क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है अपने फॉर्म 16 में।
दोस्तों हम यहाँ पे फॉर्म 16 के पार्ट बी में आ चुके हैं। यहाँ से हम सैलरी का डेटा चेक करके फिल करेंगे। तो हमें नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी के नीचे सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। तो यहाँ पे 10,83,077 रुपीज़ हमारी सैलरी है। फिल कर देना है। तो 10,83,077। अब दोस्तों वैल्यू ऑफ पर्क्यूफाइड्स ये मेरे केसेस में नहीं है। उसके बाद दोस्तों लेस एग्जम्प्ट अलाउंसेस। तो जब हम फॉर्म 16 में देखेंगे तो यहाँ पे सैलरी के बाद नीचे लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10। यहाँ पे दोस्तों नीचे 21,600 का एग्जम्प्ट अमाउंट दिया हुआ है। टोटल अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 कितना दिया हुआ? 21,600। तो इसको हम डाल देते हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंसेस में आपको यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और उसके बाद एनी अदर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अलाउंसेस टू द एक्सटेंट अंडर सेक्शन 10 और यहाँ पे अमाउंट फिल कर देना है। अमाउंट था 21,600। हाँ दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यदि आपका कोई अदर एग्जाम्पशन है तो आप यहाँ पे ऐड एनदर पर क्लिक करके और आपको यहाँ पे इनमें से यदि ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप नीचे एनी अदर पर क्लिक करके आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्प्ट अलाउंसेस को लेस करने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट आ गया 10,61,477। उसका दोस्तों यहाँ पे डिडक्शंस में प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में डिडक्शंस मेरे फॉर्म 16 में दिए गए हैं तो मैं इसको यहाँ पे फिल कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। तो यहाँ पे 2500 है तो इस अमाउंट को आपने यहाँ पे फिल कर देना है। अब दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शंस और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट दोनों को ऐड करके यहाँ पे 52,500 रुपीज़ हो गए। अब इसको लेस करने के बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज आ जाती है जो कि है 10,08,977। फॉर्म 16 से टैली कर लेते हैं। 10,08,977 करेक्ट है, बिल्कुल टैली कर रहा है, टैली कर रहा है। अब दोस्तों बैक चलते हैं वापस। अब हमें यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारा ये जो डेटा है यहाँ पे फिल हो चुका है। ग्रॉस सैलरी हमारी यहाँ पे आ गई, एग्जाम्प्ट अलाउंसेस आ गए और 89 की कोई रिलीफ नहीं है तो मैंने यहाँ पे 0 रखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेट सैलरी निकल के आ गई 10,61,477। उसके बाद दोस्तों इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट दोनों का अमाउंट लेस करने के बाद यहाँ पे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज आ गई 10,08,977 जो कि फॉर्म 16 से टैली कर रही है। उसका दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम जब फिल करते हैं जब हमने अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हो या फिर हमने होम लोन लिया हुआ हो जिसका इंटरेस्ट हम पे कर रहे हो। तो दोनों ही केसेस में हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को फिल करना होता है। यदि हमने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया हुआ है तो उसके ऊपर हमें टैक्सेस देने होते हैं या फिर हमने प्रॉपर्टी को बनाने के लिए जो होम लोन लिया था तो उसका जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी डिटेल्स को फिल करने के लिए हमारे को ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट या डीम्ड टू बी लेट आउट। मैं आपको यहाँ पे बता दूं यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम सिर्फ और सिर्फ वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तब आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। यदि आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तब आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों बैक चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यदि आपकी अदर सोर्सेज से कोई इनकम है जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, इस तरह की यदि आपकी कोई अदर इनकम है तब आप यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक करके उस अमाउंट को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्प्ट इनकम, इफ यू हैव एनी एग्जाम्प्ट इनकम प्लीज ऐड इट हियर, दिस इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो अमाउंट आप शो करोगे वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करना है। अब दोस्तों रिटर्न समरी में आप देख रहे होगे यहाँ पे हमारे दो शेड्यूल फिल हो चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट शेड्यूल टोटल डिडक्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे हमें डिडक्शंस फिल करने होते हैं जैसे कि यहाँ पे डोनेशन पेड, यदि हमने कोई डोनेशन पे किया हुआ है तब आपको यहाँ पे फिल करना है।
तो दोस्तों आर एलिजिबल टू एनी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 जीजीसी फॉर कंट्रीब्यूशन मेड फॉर पॉलिटिकल पार्टी। यदि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन पे किया है तब आप यहाँ पे यस करके उस अमाउंट को भी फिल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यदि आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन पे किया है तब आप यहाँ पे यस करके फिल कर सकते हो। और नेक्स्ट का दोस्तों यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी। तो दोस्तों ये जो डिडक्शन है ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जिनको एम्प्लॉयर की तरफ से एचआरए नहीं मिलता लेकिन वो अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे का पेमेंट करते हैं, तो वो उसका क्लेम यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों एक साथ यहाँ पे एचआरए की एग्जम्पशंस और 80 डबल जी की एग्जम्पशंस नहीं क्लेम कर सकते। तो दोस्तों एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल डिपार्टमेंट यू हैव मेड पेमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉइज शेयर ऑफ प्रोविडेंट फंड और लाइफ इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड और 5 ईयर टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे दोस्तों एटीसी की चैप्टर 6 की डिडक्शंस आती हैं, चाहे वो आपकी 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट पर हो, चाहे वो आपके प्रोविडेंट फंड का हो, चाहे वो आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो, चाहे वो आपकी बच्चों की ट्यूशन फीस का अमाउंट हो, चाहे वो आपका होम लोन लिया हुआ है उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट का पोर्शन हो। तो वो सारी तमाम डिडक्शंस हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं और एटीसी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो होती है 1,50,000। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे केसेस में भी है इसलिए मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं एटीसी में क्या डिडक्शंस है। तो यहाँ पे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 ए, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 ए में यहाँ पे एटीसी में दिया हुआ है 73,501। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं 73,501। उसका दोस्तों यहाँ पे आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। तो 80 CCD2 की डिडक्शंस भी हमारे पास हैं। देख सकते हो यहाँ पे टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD1 में यहाँ पे 70,501 की होगी जो ऊपर दी गई है। तो दोस्तों हम 80CCD2 की डिडक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे 80CCD सब सेक्शन 2 में 1,09,14 रुपीज की डिडक्शंस दी गई है, तो इसको फिल कर देना है 1,09,14। अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। Are you eligible to claim deductions in respect of payment made towards medical insurance premium and preventive health checkup और medical expenditure for specified individual? तो दोस्तों यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या फिर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कुछ अमाउंट खर्च किया है तब आप उसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D में ले सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे यस करना होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर सकते हो। उसका दोस्तों एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद डिपार्टमेंट यू हैव मेड पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो दोस्तों यदि आपने हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है तब आप उसको सेक्शन 80E में एग्जम्पशन ले सकते हो। तो मेरे केस में कुछ भी नहीं है, मैं इसलिए यहाँ पे नो कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स अंडर सेक्शन 80TTA। तो दोस्तों जो हमारे को बैंक सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट देती है उसका हम एग्जाम्पशंस अप टू 10,000 ले सकते हैं। उसके लिए हमें यस करना होगा और आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिला हुआ है उसको हमें शेड्यूल 80TTA में फिल करना होगा। ये एग्जाम्पशंस की लिमिट दोस्तों अप टू एज ऑफ 60 तक 10,000 की है और सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज 60 से ज़्यादा हो जाती है उनके लिए 50,000 तक की एग्जाम्पशंस लिमिट दी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। तो मेरे केसेस में और कोई डिडक्शंस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। बाकी के यदि आपके केसेस में तो आप यस करके बाकी की डिडक्शंस भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जैसे कि 80U इन केस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, 80 EEB यदि आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया उसके लिए डिडक्शंस, 80 EE यदि आप इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन लिया हुआ है, इसमें कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है। उसके बाद दोस्तों 80 डबल ई इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया हो उसका जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो इसमें फिल करते हैं। 80 डबल डी मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीजेज, कुछ एक डिसीजेज हैं जिनके ऊपर अलग एग्जाम्पशंस दी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 80 डबल डी का मैं पहले बता चुका हूँ। 80 CCD बन ब्रावो ये एनपीएस का होता है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 80 CCD1 ये भी एनपीएस का ही होता है। उसके बाद 80 ट्रिपल सी पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड्स। तो ये सारे तमाम डिडक्शंस हैं, जब आप अदर डिडक्शंस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई योर डिडक्शंस, तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई योर डिडक्शंस में 80C की डिडक्शंस हैं 73,501 और उसके बाद 80 CCD सब सेक्शन 2 की डिडक्शंस हैं 1,09,14 रुपीज़ की।
तो टोटल अमाउंट हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 1,74,415। फॉर्म 16 में चेक कर लेते हैं। 1,74,415 करेक्ट है, करेक्ट है। तो आज दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो शेड्यूल छूट रहा है 80D, इसमें आपको डिटेल्स फिल करना होता है। यदि आप इस डिटेल्स को फिल नहीं करोगे तो बाद में आपको एरर आएगी। तो ऐड 80D पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, तो मेरे केसेस में ये सीनियर सिटीजन नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नो करूँगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तब आप यहाँ पे यस कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपने, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, या हेल्थ इंश्योरेंस पर या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर कोई खर्चा किया हुआ है खुद के लिए, तब आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। और आपने यदि अपने पेरेंट्स के लिए खर्चा किया, वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, तब आप यहाँ पे यस कर सकते हो। अदरवाइज आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन, तब आप यहाँ पे नो कर सकते हो। और उनके हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ चेकअप और साथ ही कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर पर आपने खर्चा किया हुआ है, तब आप यहाँ पे आप अमाउंट फिल कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है। अब दोस्तों ऐड करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे रिटर्न समरी में यहाँ पे हमारे टोटल 3 शेड्यूल्स फिल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट शेड्यूल आता है टैक्स पेड, इसको पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई योर टैक्स पेड डिटेल्स, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ में टीडीएस जमा किया है या फिर आपका कोई टीसीएस कलेक्ट हुआ है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यदि यह डिटेल्स ऑटोफिल नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस है, सैलरी के ऊपर है, तब आप यहाँ पे सोर्स डिटेल्स पर क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड एंड अदर पर क्लिक करके यहाँ पे फिल कर सकते हो ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी इनकम। तो दोस्तों इसमें आपको 10 ऑफ द डिटेक्टर फिल करना है, जो कि आपको फॉर्म 16 के पार्ट ए में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ द डिटेक्टर फिल करना है, ये भी आपको फॉर्म 16 के पार्ट ए में ही मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज, तो दोस्तों इसके लिए आपको फॉर्म 16 में जाना होगा और आपको यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, उसके बाद अंडर सेक्शन 10 की डिडक्शंस लेस की, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस लेस किया और यहाँ पे टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट लेस किया। तो यहाँ पे जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज आ गया, यहाँ पे 10,08,977, ये अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो उसमें फिल कर देता हूँ 10 लाख। तो दोस्तों इस अमाउंट को मैं फिल कर देता हूँ 10,08,977, 10,08,977। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल टैक्स डिडक्टेड, तो ये भी आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगा। टोटल टैक्स डिडक्टेड, यहाँ पे नेट टैक्स पेबल यहाँ पे 82,588, लेकिन यहाँ पे फॉर्म 16 के पार्ट ए में टोटल टैक्स डिपॉजिट किया है, यहाँ पे 83,000 का डिपॉजिट किया है। तो आपको इस अमाउंट को फिल करना है। यहाँ पे 83,000 का टीडीएस जमा हुआ है। अब दोस्तों नेम ऑफ द डायरेक्टर और 10 ऑफ द डायरेक्टर में फिल कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे डिटेक्टर्स की डिटेल्स, पैन नंबर, 10 नंबर और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज और टोटल टीडीएस डिटेक्टेड की डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे टोटल 4 शेड्यूल्स फिल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट शेड्यूल है टोटल टैक्स लायबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों यह वह शेड्यूल्स होता है जिसके अंदर हमें क्लियर होता है कि हमारा टैक्स पेबल है या फिर रिफंडेबल है या फिर हमें और कितना टैक्स पे करना होगा। इसमें तमाम कैलकुलेशन हमें देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉस टोटल इनकम, क्रॉस टोटल इनकम, इसमें दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शंस और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट और अंडर सेक्शन 10 की डिडक्शंस लेस की हुई हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो टोटल डिडक्शंस है 80C चैप्टर 6 की डिडक्शंस वो लेस कर दी, तो यहाँ पे टोटल इनकम आ गया 8,34,560, जिसके ऊपर जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो आप यदि देखना चाहते हो तो देख सकते हो यहाँ पे शो कैलकुलेशन। तो फॉर योर इनकम अप टू 5 लाख एक्सीडिंग 5% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 2,50,000, तो 2.5 लाख तक नील टैक्स है, लेकिन 2,50,000 पर यहाँ पे 12,500 का टैक्स हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे 5 लाख टू 10 लाख 20% टैक्स स्लैब है, तो यहाँ पे 66,912 का टैक्स हो जाता है। अब यहाँ पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, तो यहाँ पे 3,176 उसका भी हो जाता है। तो टोटल अमाउंट जो टैक्स पेबल का आ जाता है 82,588। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे रिटर्न समरी में देख सकते हो हमारे सारे शेड्यूल्स फिल हो चुके हैं, ग्रीन टिक हो चुके हैं। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है
और प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा आपका अमाउंट पेएबल है या रिफंडेबल है। तो यहाँ पे आ रहा है आर यू एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 410। अगेन दोस्तों यहाँ पे सारी कैलकुलेशन दी हुई है। टोटल टैक्सेबल इनकम 8,34,560, टोटल टैक्स 82,588, टोटल टैक्स पेड 83,000 टैक्स पेड है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे रिफंड बन रहा है 410 का। अब दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। रिटर्न पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, इसमें दोस्तों आपका यहाँ पे नाम आएगा, आपका फादर नेम आएगा, पैन नंबर आएगा, आपके लैपटॉप का आईपी या फिर मोबाइल का आईपी आएगा जिससे भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हो। नहीं तो आपको यहाँ पे प्लेस का नाम भी दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चेकबॉक्स को चेक करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके जो भी डेटा आपने आईटीआर में फिल किया था उसको वन बाय वन करके सारे डेटा को चेक कर लीजिए। जब आपको लगता है कि सारा डेटा करेक्ट है तब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करिए। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी कि जो आईटीआर का डेटा हमने फिल किया है वो वैलिडेट है, वो सही है। सही का मतलब ये नहीं है कि आपने जो इनकम डिटेल्स फिल की है वो सही है। उसके लिए आपको आपकी जो सोर्सेस ऑफ इनकम की डिटेल्स है उसको आपको क्रॉस चेक करना होगा। उसके लिए आपको फॉर्म 26 को चेक करना होगा, टीआईएस को चेक करना होगा, फॉर्म 16 को चेक करना होगा, बैंक पासबुक को चेक करना होगा। तमाम डेटा जो आपको चेक करने के बाद जो भी डेटा आपने फिल किया उसमें कोई एरर नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमारे को इसको वेरीफाई करना होगा, तो वेरीफाई करने के लिए आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, तो दोस्तों कंप्लीट योर वेरिफिकेशन में यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया आईटीआर वी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो सजेस्ट करूंगा यहाँ पे फर्स्ट टू ऑप्शन को सजेस्ट करूंगा, ई वेरीफाई नाउ और ई वेरीफाई लेटर। ई वेरीफाई नाउ में आपको चेक करने के बाद एक ओटीपी रिसीव होगी, उस ओटीपी को जब आप सबमिट कर दोगे उसके बाद आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी, साथ ही आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। ई वेरीफाई लेटर दोस्तों इसको क्लिक चेक करने के बाद आप विद इन 30 डेज जो आपका आईटीआर है उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। चाहे वो आप बैंक के ईबीसी कोड के माध्यम से कर सकते हो, चाहे वो आप ओटीपी आधार के माध्यम से कर सकते हो, चाहे वो आप डीमैट अकाउंट के द्वारा भी कर सकते हो। और ये दोस्तों जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जिनकी ना तो आधार कार्ड की ओटीपी आती है, जिनका ना तो ईबीसी कोड आता है, ना जिनके पास नेट बैंकिंग है, तो उनके लिए ऑप्शन रह जाता है। तो उनको करना क्या होगा, इस ऑप्शन को चेक करने के बाद आईटीआर को सबमिट कर देना है और उसका प्रिंट आउट लेना है, उसको सिग्नेचर करके सीपीसी बेंगलुरु को भेज देना है। तो विद इन 30 डेज वह उनके पास रिसीव होना चाहिए। यदि वो विद इन 30 डेज रिसीव नहीं होता है तो इनवैलिड माना जाएगा और आपका आईटीआर भी इनवैलिड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम आईटीआर 1 को फाइल करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आईटीआर को फाइल करते समय सिर्फ और सिर्फ जो भी डिटेल्स आपकी करेक्ट है उसी को फिल करें। कोई भी गलत एग्जाम्पशंस, गलत डिडक्शंस क्लेम ना करें। यदि आपको टैक्सेशन का नॉलेज ठीक से नहीं है तो आप आईटीआर अपनी या तो किसी कंसल्टेंट से या फिर किसी सीए से या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से फाइल करा सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आप चाहते हो कि आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो आईटीआर फाइलिंग की जो बेहद ही कम रेट पर अवेलेबल है, तो आप मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा कॉलिंग नंबर पे संपर्क कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपका आईटीआर 1 को लेकर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन यूट्यूब की तरफ से बिल्कुल फ्री है। आप बेझिझक होकर के आप हमें कमेंट करिए। आप मुझे व्हाट्सएप पर या कॉल करके भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय।